नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। तो दोस्तों, आप सभी के अनुरोध पर आज फिलहाल जो क्या है कि नेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट ने अपने फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन्होंने अपना न्यू सिलेबस डाला है। तो वो न्यू सिलेबस किस तरीके से है, कैसा क्या होगा, उसमें क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या पाठ्यक्रम नहीं होगा, तो उसके ऊपर आज हम विशेष रूप से चर्चा करें। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वो आशा और उम्मीद है कि मैं जो आपको जानकारी देता हूं वो एकदम उचित और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी होती होगी। इसी क्रम में हम नेट के जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है और जो फर्स्ट पेपर को लेकर के है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं नेट के पाठ्यक्रम को लेकर के। जो प्रथम पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर है, प्रश्न पत्र 1, ठीक है, जो 100 अंक का होता है, 100 अंक का होता है। उसमें मतलब कैसे 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एक क्वेश्चन 2 अंक का आता है नेट में, तो 50 क्वेश्चन। सामान्य प्रश्न शिक्षण, सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति को लेकर के जो ये विषय है उसके ऊपर है। ठीक है, पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1, जिसमें इकाइयां बनी हुई हैं। तो जो प्रथम इकाई है, माफ कीजिएगा, जो प्रथम इकाई है उसको लेकर के क्या सीन चल रहा है। प्रथम इकाई है वह है शिक्षण अभिवृत्ति के लेकर के। ठीक है, अब शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या है। शिक्षण अभिवृत्ति से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो साइकोलॉजी में क्या क्या है, सबसे पहले शिक्षण को लिया गया है। ठीक है, शिक्षण में क्या, शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक स्तर पर जो शिक्षण का उद्देश्य है ना, वो इसकी विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ठीक है, यह तो शिक्षण के आधार के ऊपर है, शिक्षण को लेकर के है, जो पहला जो बिंदु है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शिक्षार्थियों की विशेषताओं को लेकर के किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं। भाई जो किशोर हैं, एडोलसेंस एज वाले, और एक उसके बाद वाले जो मतलब वयस्क हो जाते हैं, मतलब 18 से ऊपर की एज वाले। शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनकी, इन वो पर्सनालिटी इंडिविजुअल जिनको बोलते हैं वो। उसके बाद में शिक्षण प्रभावक तत्व। तो शिक्षण प्रभावक तत्वों में क्या क्या है, शिक्षक, उसकी सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण को लेकर के। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, शिक्षण की पद्धति कैसी होगी, अध्यापक केंद्रित बनाम विद्यार्थी केंद्रित। देखो, विद्यार्थी केंद्रित होती है एक तो, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होती है, और एक विद्यार्थी केंद्रित होती है। लेकिन यहाँ पे जो है उच्च अधिगम शिक्षण संस्थानों में, उच्च अधिगम शिक्षण संस्थान जो बड़े संस्थान है, जैसे कि भाई यहाँ पे तो बड़े बच्चे होंगे ना नेट के अंदर। तो उसके बाद में हमारे ऊपर क्या है, इसमें है कि भाई जो शिक्षक है ना, शिक्षक केंद्रित होगा, जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षक केंद्रित होगा। और जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, दोनों पद्धतियां यहां पे चलेंगी। ठीक है, इसमें क्या है, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, यानी स्वयं प्रभा और मोक्ष इत्यादि। जैसे इसमें कुछ ये उदाहरण दे रखे हैं, तो सिर्फ ये चीजें ही पढ़नी है, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, बाकी सभी को छोड़ना है। फिर है शिक्षण सहायक प्रणाली। ठीक है, इसमें परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर को लेकर के है ना, आईसीटी वाला पार्ट है जो फर्स्ट ग्रेड में भी है, आईसीटी कंप्यूटर वाला। ठीक है, वो मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व, भाई मूल्यांकन के कौन कौन से तत्व हैं, उसके प्रकार, तत्व और उसके प्रकार, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समग्र शिक्षा और वो है ना उसके ऊपर है। ठीक है, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। जो मूल्यांकन की जो पद्धतियां हैं ना, उसमें क्या क्या नवाचार लिए गए हैं उनके आधार पर होगा। ठीक है भाई, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं।
जो दूसरी इकाई है, इकाई नंबर 2, वो है शोध अभिवृत्ति को लेकर के। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड कैसा एटीट्यूड है, तो उसको लेकर के है, ठीक है भाई। तो शोध अभिवृत्ति में क्या है, शोध अभिवृत्ति में है भाई, माफ कीजिएगा, हाँ, शोध अभिवृत्ति में क्या क्या है, शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। देखो जो मतलब शोध किस प्रकार का जो शोध है ना, उसके अंदर उसका अर्थ, प्रकार और उसकी विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, शोध के सारे उपागम तो नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षवाद और ये जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है ना, इसको लिया गया है भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब शोध पद्धतियां प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ठीक है। और शोध के चरण, शोध के चरण सिर्फ ये एक टॉपिक दे रखा है, तो इसमें शोध के जो सारे चरण है ना, वो सब हमें करने होंगे, ठीक है। शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली जो है वो, तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। देखो आईसीटी जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पे विशेष भूमिका निभा रहा है अपनी, ठीक है। और शोध नैतिकता, ठीक है, ये चीजें होंगी, तो ये चीजें जरूरी है हमें करनी। आगे बढ़ते हैं तीसरी इकाई की ओर, ठीक है। तीसरी इकाई में जो है हमारा क्या है, तीसरी इकाई को लेकर के, तीसरी इकाई को लेकर के जो है वह है, आगे बढ़ता हूं मैं, एक मिनट, बोध। तो बोध में क्या है, बोध में एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जैसे एक पूरा गद्यांश दे देते हैं, हिंदी भाषा में भी देते हैं अपने ये, ठीक है। तो उस गद्यांश के ऊपर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रत्येक इकाई है, देखो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे क्या सीन है इसका। इसके बाद में चौथा, संप्रेषण। संप्रेषण मतलब क्या होता है, संप्रेषण मतलब होता है वार्तालाप, ठीक है। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, सिर्फ इसका अर्थ जानना है, इसके कितने मतलब संप्रेषण के कितने प्रकार हैं और इसके लक्षण क्या क्या हैं, कौन कौन से लक्षण हैं। प्रभावी संप्रेषण कौन सा है, जिसमें वाचिक गैर वाचिक दोनों तो ये, अतः अंत सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, मतलब अंत सांस्कृतिक, अंत सांस्कृतिक का मतलब ऐसे लगाया जा सकता है जो आंतरिक जो सांस्कृतिक जो सामूहिक संप्रेषण है ना, उसके बारे में। और कक्षा संप्रेषण, कक्षा में किस तरीके से वार्तालाप की जाएगी उसके बारे में। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, और जन मीडिया एवं समाज, जन मीडिया और समाज, इससे हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं इससे विशेष रूप से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, छठा गणित, पांचवा गणित, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। देखो गणितीय तर्क में क्या है, गणितीय तर्क में सबसे एक छोटी सी बात मान के चलिएगा आप, इसमें कुछ चीजें दी जाएंगी जिसमें गणितीय तर्क को ऐसे मान सकते हैं हम कि ये जो रीजनिंग वाला मैटर है ना, वो पोर्शन भी है, ठीक है। रीजनिंग वाला जो मैटर है उसका पोर्शन भी इसमें मतलब इंक्लूड किया गया है। देखो मैं बता देता हूं आपको एक बार, ये तर्क के प्रकार, तर्क के प्रकार जो गणित के तर्क है ना, उसके लिए गणितीय तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। देखो ये हमारा कौन सा मैटर आ गया, आप जानते हो रीजनिंग का है, रीजनिंग। तो ये ज्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है, ठीक है। गणितीय अभिवृत्ति में क्या है, गणितीय अभिवृत्ति में देखो अंश, समय और दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, ठीक है, जिसे बोलते हैं, और औसत। ये मतलब 1 2 3 4 5 6 प्रश्नावलियां हैं और इसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है, 8 से 10 क्वेश्चन। मैं आगे और बताऊंगा इसको, मतलब वापस से डिफाइन करूंगा ना आपके सामने, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आगे चलो, युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध। अब देखो युक्ति, जैसे कि सारी जो चीजें हैं ना जो तर्क वाली, ये क्या है, ये एक अभिवृत्ति, मतलब ये डिसाइड करना है अभी, मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये शोध के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, शोध के ऊपर। मतलब नेट में हम माने तो जो नेट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, जो 50 प्रश्न आते हैं, वो तार्किक क्षमता के ऊपर होते हैं, ठीक है। उसमें देखो
के ढांचे का बोध। अब देखो युक्ति के ढांचे का बोध पहला जो बिंदु है हमारा उसके ऊपर है, ठीक है। इसमें युक्ति के रूप, निरुपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष। तो औपचारिक और अनौपचारिक देखो ये तर्क पे है, अपनी मेंटल एबिलिटी जो होती है ना, मानसिक योग्यता, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन बनते हैं ये। भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्थ, विरोध और परंपरागत वर्ग, ठीक है, इसको लेकर के। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति, निगमनात्मक और आगमनात्मक जो चिंतन होते हैं ना उसके ऊपर बता रहा है। मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, ठीक है। अनुरूपताएं, इसकी अनुरूपताएं, वेन आरेख, जो दंड आरेख, वेन आरेख होते हैं जो गणित के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहु प्रयोग। देखो वेन आरेख कौन सा होता है, जो ये बड़े बड़े से ऐसे ऐसे डंडे से ऐसे बनते हैं ना, ये छोटा बन गया, ये छोटा बन गया, ऐसे इसके ऊपर ये जो ऐसे बनते हैं, जिसमें इधर अंक लिखे होते हैं इस साइड में और इधर अंक नीचे से ऊपर की तरफ लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये वेन आरेख है। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, तर्कशास्त्र में सिर्फ ज्ञान के साधन है ना, वो लेने हैं हमें। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को लेकर के इसमें जो विशेष जो चर्चाएं हैं वो, ठीक है। उसके बाद अनुमान की संरचना, प्रकार, व्यापत्ति, हेत्वाभास, हेतुधन आभास, ठीक है, हेतुआभास को लेकर के। इसके बाद में आगे और बढ़ते हैं। आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों की व्याख्या जो इकाई है इससे लेकर के क्या है, आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। देखो आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे भाई ऐसे दे दिया 10, 15, 3, 13, उसके ऊपर जैसे वो गणित के क्वेश्चन होते हैं ना वो। प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, जैसे चार्ट, बार चार्ट, हेटोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट जो बनाए जाते हैं गणित में। आंकड़ों का मानचित्रण, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और सुशासन, इसके बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। और आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो आईसीटी का पार्ट है वो अलग से और दिया गया है इसमें, जो फर्स्ट ग्रेड को लेकर के है, जो फर्स्ट ग्रेड वाला है ना सेम वही है। आईसीटी की सामान्य संक्षिप्त शब्दावलियां, देखो ऐसे जैसे सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, एएलयू क्या है, ऐसी चीजें वो, ठीक है। आईसीटी की सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावलियां, ठीक है। इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। देखो इंटरनेट का पूरा वो दिया गया है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, उच्च शिक्षा में कौन कौन सी डिजिटल पहले हुई है, जो मतलब आजकल के आधुनिक जो मतलब ये क्या बोलते हैं हम, आजकल जो समाचार आते हैं ना, जो जिनको हम ये और बोलते हैं ना करंट अफेयर्स को लेकर के, तो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। उच्च शिक्षा में डिजिटल की पहलें कौन कौन सी चल रही हैं, क्या क्या पहल हुई है, क्या क्या डिजिटल का क्या क्या माध्यम, किस किस माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है। आईसीटी का सुशासन, आईसीटी और सुशासन। सुशासन का मतलब होता है कि आईसीटी का जो आईसीटी के अंदर इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आईसीटी की, इसका शासन कैसा है, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। अगर सरल भाषा में समझें तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग, ये चीजें हो गई। और आगे बढ़ूं, लोग, विकास और पर्यावरण। देखो ये पर्यावरण को लेकर के, लोग और विकास और पर्यावरण, इसमें मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्षण, ठीक है, सबसे मेन बात है ये। मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, ठीक है। पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और जलवायु परिवर्तन और
इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। देखो ये पूरे का पूरा पर्यावरण का वाला जो पार्ट था ना वो दे दिया, वैश्विक और क्षेत्रीय वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, अपशिष्ट जैसे होते हैं ठोस और तरल जो बायोगैसें वगैरह होती हैं जिसके जोखिम इलेक्ट्रॉनिक, और जलवायु परिवर्तन इनके आधार पे बताना है। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, कि मानव स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये पर्यावरण वाला मैटर है, पर्यावरण वाला मैटर। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, भूताप, जल, बायोमास, नाभिकीय एवं वनों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, नवीनीकरण की युक्तियां। इसमें नवीनीकरण कौन कौन सा नवीनीकरण हुआ है? प्राकृतिक जोखिम जो आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़ आना और भूस्खलन होना, भूकंप आना, जिससे ये आपदाएं हो जाती हैं, इसमें इन आपदाओं के सुधार के लिए जो युक्तियां होती हैं उनके बारे में, ठीक है, उनकी नवीनीकरण, उनको कुछ अलग तरीके से, मतलब कैसे वो किया जाए कि भाई उनका ज्यादा नुकसान भी ना हो, मान जन धन की हानि ना हो, इस प्रकार से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है ना, वो जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतरराष्ट्रीय समझौते या प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में, जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता के जो जो सम्मेलन हुए, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है, और यहां से प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, जो नंबर 10 है, जो हमारा अंतिम है, उच्च शिक्षा प्रणाली को लेकर के। तो उच्च शिक्षा प्रणाली में क्या है? उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। देखो प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार की थी उसके बारे में जानकारी, ठीक है। उच्च अधिगम संस्थाएं, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो जो उच्च स्तर पर जो संस्थाएं हैं जो सिखाती हैं, और प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या महत्व था उसके बारे में जानकारी के बारे में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यहां से, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भाई स्वतंत्रता के बाद क्या क्या इसमें उच्च अधिगम में भारत में बदलाव हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से शोध कार्यों पे विशेष ध्यान दिया गया है उसके बारे में, ठीक है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ये सबसे मेन चीज। व्यावसायिक या तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। देखो व्यावसायिक शिक्षा ये महत्वपूर्ण हो गई भाई सभी जगह पे आजकल, व्यावसायिक शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ये स्कूलों में भी लागू कर दिया गया है, स्कूलों में भी। और स्कूलों में इसको लागू करने का एक मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि देखो व्यवसाय, मतलब हर बंदे को सरकारी नौकरी मिले ये तो कंफर्म है नहीं कि भाई सभी को मिले सभी लगे, तो कुछ अपने व्यवसाय करें, ठीक है। उसमें तकनीकी कौशल, अनेक विशेष प्रकार की तकनीकी सुविधाएं जो होती है ना उसके, और कौशल, जैसे कौशल मतलब कोई घर का काम कौशल सीखना, कोई स्पेशल कौशल हो गया, जैसे कि किसी को म्यूजिक का शौक है, उसको हारमोनियम वाद्य यंत्रों में कुशलता हासिल है, कुछ हारमोनियम वगैरह वाद्य यंत्र वगैरह वो अच्छे से बजाता है, तो ऐसी शिक्षाएं, जैसे कुछ घरेलू हो जाते हैं, जैसे घरेलू व्यवसाय हो जाते हैं जिसमें कम लागत होती है, ठीक है, उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण चीज है, और यहां से हर बार प्रश्न आते हैं, ठीक है भाई। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। तो मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा का मतलब ये है कि उच्च स्तर पर जो उच्च शिक्षा प्रणाली है ना, जो मतलब कॉलेज लेवल की, क्योंकि ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो मैटर है और जेआरएफ वाला है उसके ऊपर है, तो इसमें शिक्षा के मूल्य क्या कौन कौन से हैं, किस आधार के ऊपर, क्या शिक्षा क्यों प्रोवाइड की जाए उसका वर्णन है ना। और पर्यावरण परक शिक्षा, पर्यावरण के ऊपर आजकल विशेष ध्यान इसलिए दिया गया है क्योंकि पर्यावरण को क्षति हो रही है। क्या है कि आप जानते हैं कि जो थोड़ी दिन पहले जो कोरोना महामारी आई थी वो क्या था, प्रकृति के साथ मानव ने खिलवाड़ किया, और मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया इसलिए प्रकृति ने अपना एक छोटा सा नमूना पेश किया, तो इसलिए पर्यावरण परक शिक्षा आजकल अनिवार्य हो गई। पहले तो मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन आज के युग में इस शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया गया है भाई, ठीक है। नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो अब मैं आपको ये बता दूं बातें कि
प्रत्येक यूनिट से दो दो अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। 10 यूनिट है हमारी, और 10 यूनिटों में से 5-5 प्रश्न लेंगे। 10 यूनिटों में से तो 50 प्रश्न हो गए, और दो दो अंक वाले तो 50 गुना 2, तो ये कितने हो गए भाई? 100 अंक हो गए। माफ कीजिएगा, हाँ भाई देखो, तो 50 क्वेश्चन इंटू 2, ठीक है, तो 100 अंक। तो ये 100 अंकों का मैटर है। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र ग्राफ या चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तो दृष्टि बधिर परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। ठीक है, ये मतलब विशेष वैसे ही सूचना है। तो ये हो गई हमारे इसको मतलब नेट को लेकर के। तो एक चीज मैं और बता दूं आपको, सबसे ऊपर चीज जो थी वो और मैं बता देता हूं। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उसमें अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इनको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। ठीक है, इन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। तो ये पाठ्यक्रम विवरण तो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि किस चीज में क्या कैसे क्या है। इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है ना, इसका कुछ ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो शिक्षार्थी है ना, उसकी जो ज्ञान है ना, उस अभिवृत्ति को उसको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, कि उसमें उस लेवल की क्षमता है या नहीं है, वह किस प्रकार से मतलब अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, या किस प्रकार से इस चीज को समझ पाता है। इसलिए यह प्रश्न पत्र लिया जाता है, वरना इसका कोई मतलब महत्व नहीं है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि भाई देखो, वहां पे देखो, शिक्षा एक ऐसा चीज है जहां पे अध्यापन, यानी कि अध्यापन करवाने के लिए एक शिक्षक के पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से वो शोध करे, उनके पास कितनी तार्किक क्षमता है, वो किस तरीके से उनको मतलब संभाल पाता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, बच्चे होते हैं। अब ये तो जैसे कॉलेज लेवल का एग्जाम है, इसके लिए क्योंकि क्यों नेट वगैरह तो कॉलेज वगैरह का एग्जाम देने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहां के बच्चे फिर भी समझदार हैं, क्योंकि बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ में कैसे डील करनी है, एक शिक्षक को उन्हें कैसे संतुष्ट करना है, इसलिए यह प्रश्न पत्र लिया जाता है। इसमें उसके व्यवहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से समझाया जाए, वो चीजें ही हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। सबसे मेन बात यह है कि जो ये 10 इकाइयां है ना, मैं आपको बता दूं एक एक करके। शिक्षण अभिवृत्ति मतलब इसमें शिक्षण की अभिवृत्तियों के बारे में, शोध अभिवृत्ति कि विद्यार्थी जो शोध करके लेके आता है, नए नए जो हमारे पास में एक प्रश्न लेके आता है, खड़े करता है, तो उसके बारे में हम कैसा एप्टीट्यूड रखेंगे, कौन सी अभिवृत्ति होगी। बोध, किस प्रकार से उसका बोध कर सकते हैं, मतलब प्रश्न, बोध प्रश्न होते हैं ना, समझते हो बोध प्रश्न क्या होते हैं? बोध प्रश्न यही चीज होती है कि उसमें हमें कितना ज्ञान है उस चीज को लेकर के, उसके बारे में। संप्रेषण, अब संप्रेषण का मतलब तो यही है, वार्तालाप, बातचीत एक दूसरे से। ठीक है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, देखो हर पेपर, कोई भी पेपर लगा लो आप, उसमें तो मेंटल एबिलिटी, जो तर्क अभिवृत्ति है ना, वो तो आएगी। तो मेंटल एबिलिटी, कितना दिमाग है, कितना काम करता है वो, मतलब कितनी एक मिनट में कितनी कैसी चीजें किस तरीके से कैलकुलेट करके उसको करने की कोशिश करता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। युक्त तर्क कि भाई वो कोई कथन कर दे, कोई बच्चा अगर कुछ पूछ ले क्लास में, तो उसका युक्ति यानी कि एक दूसरे से मतलब बात करने का तरीका और तर्क वितर्क करने का तरीका कैसा है उसके बारे में। ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या, तो आंकड़े तो हमें पता होने चाहिए आंकड़ों के बारे में, तो क्योंकि चार्ट भी बनाते हैं, पाई चार्ट भी बनते हैं उसके बारे में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आजकल कंप्यूटर का बहुत ज्यादा
प्रयोग होने लग गया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसलिए कंप्यूटर को इसमें जोड़ा गया है। लोग विकास और पर्यावरण, देखो लोग किस प्रकार से बात करते हैं, उनका विकास किस प्रकार से होता है, और पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा मैंने बता दिया कि कोरोना महामारी का मैंने उदाहरण भी दिया है आपको कि ये पर्यावरण के साथ में एक खिलवाड़ है। तो इसके बारे में पर्यावरण को हम कैसे बचा के रख सकते हैं हम, भाई जब एक शिक्षक है जो मतलब विद्यार्थियों के लिए तो उनका आइडल है ना, तो वो उनका आइडल है और वो उनको समझा नहीं पा रहा है, तो फिर क्या बात, क्या फर्क, क्या फायदा ऐसे शिक्षक का। तो वो पर्यावरण के बारे में समझाए, इसलिए पर्यावरण की उसको जानकारी होना, स्वयं को जानकारी होना अति आवश्यक है। और अंत में उच्च शिक्षा प्रणाली, अब उच्च शिक्षा प्रणाली को लेकर के क्या बात है कि भाई जैसे उच्च शिक्षा किसको, कॉलेज लेवल को, कॉलेज स्तर वाली शिक्षा को ही उच्च शिक्षा बोलते हैं। वहां पे विद्यार्थी मैच्योर हो जाता है, हर चीजें अपने तरीके से करने लग जाता है, क्योंकि वहां पे जो एडोलसेंस है, मतलब जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उससे आगे जब बच्चा बढ़ता है, स्टूडेंट बढ़ता है, तो उसको तर्क करने की, मतलब उसके साथ में वार्तालाप करने की, उसके बात करने की शैली, हर तरीके की जो शैलियां हैं वो बदल जाती हैं। इसलिए यह प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, इसमें 50 अंक होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और मतलब ये अलग नहीं होता, 150 अंकों का कुल पेपर होगा वो, और वो 150 अंकों का जो पेपर होगा ना, उसमें 50 अंक तो, 50 प्रश्न तो होंगे प्रथम पेपर के, ठीक है, एक साथ में फर्स्ट पेपर, और जो 100 प्रश्न होंगे ना वो सेकंड पेपर से होंगे, जो आपका विषय होगा। ठीक है, और एक बात बता दीजिएगा मुझे, अगर आपको किसी को जरूरत है कि हिंदी का मैं आपके पास में सिलेबस डालूं, तो मैं हिंदी का भी डाल दूंगा, और अगर किसी को और विषय का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और विषय का सिलेबस भी मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हिंदी का सिलेबस तो मैं डाल ही दूंगा आपने, तो आप उसको देख लेना, ठीक है भाई। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में यहाँ पे आज की जो ये जानकारी है इसको समाप्त करते हैं, और लग जाइए भाई नेट के, ठीक है। जून में या जुलाई में शायद एग्जाम है, कन्फर्म मुझे पता नहीं है। तो जब भी एग्जाम हो अच्छे से दें, तैयारी करें। और नेट वाला मैटर चल रहा है भाई, हमारे फर्स्ट ग्रेड वाला जो टोटल चल रहा है ना सिलेबस, वही नेट वाला, उसमें समथिंग समथिंग कुछ बदलाव है, लेकिन वो कल मैं जब सिलेबस डालूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक नेट के लिए, सबसे पहले सुचारू रूप से बधाइयां हो आपको, और अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। इस फर्स्ट पेपर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेकंड पेपर से ही सिर्फ नेट क्वालिफाई नहीं होता, फर्स्ट पेपर के ऊपर भी, मतलब जैसे ये तो मानसिक योग्यता की बातें हैं, कौन कितना डिफाइन कर पाता है उन प्रश्नों को, वो चीजें हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, और ये बस खत्म करते हैं। तो जो कल होगा वो कल मैं आपको क्या कर दूंगा, आपके पास में जो हिंदी वाला जो हमारा सिलेबस है वो डाल दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम ये समाप्त करते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा, और इसकी अच्छे से मतलब वो करें, ठीक है, मतलब वो क्या करें कि जैसे इसको, इसका प्रचार प्रसार करें, सबसे मेन बात ये, ठीक है। आपके लिए मैं करता हूं, तो आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।